हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर न्यूक्लियर। 1920 तक हमें रदरफोर्ड ने बता दिया था कि एक एटम में सेंट्रली लोकेटेड बॉडी को न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन इज प्रेजेंट और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर हम न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से कंपेयर करना चाहते हैं तो जस्ट इमेजिन कि एटम को आप इतना बड़ा कर लो, जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ क्रिकेट फील्ड इज द साइज ऑफ एन एटम, और उसके सेंटर पे जाके आप एक टेनिस की बॉल को रख दो। वो टेनिस की बॉल का जो साइज होगा इट विल रिजेंबल द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो कैन यू इमेजिन कि कितना छोटा साइज है न्यूक्लियस का कंपेयर टू एन एटम। तो बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम, पहले तो हम एटम को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस इज सो वेरी स्मॉल, तो व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी द न्यूक्लियस। हमें न्यूक्लियस के बारे में क्यों जानना है? तो बच्चे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूक्लियस ही हमें इस अर्थ पे लाइफ देता है। द लाइफ विच यू लिव ऑन अर्थ इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द सन। सन के अंदर कुछ ऐसे एटम्स हैं और उन एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूसली एक खलबली मची हुई है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसके कारण इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है और हमारी जिंदगी अर्थ पे पॉसिबल हो पा रही है। यहाँ तक कि न्यूक्लियस आपको जिंदगी देता ही नहीं है, न्यूक्लियस आपकी जिंदगी ले भी सकता है। सब लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब अटैक के बारे में सुना है। उस एटॉमिक बॉम्ब में जो पार्टिकल्स यूज किए गए थे, उनके जो एटम्स थे, उन एटम्स के न्यूक्लियस में फिर से खलबली मची हुई थी और उस खलबली के कारण न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हुआ और उस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो रेडिएशंस निकली दे वर सो हार्मफुल कि उसने वहाँ उस समय की ही जिंदगियाँ बर्बाद नहीं कर दी, आने वाले बहुत सालों तक की जिंदगियों में इफेक्ट डाला। तो यस, न्यूक्लियस हमें जिंदगी देता भी है, तो न्यूक्लियस हमारी जिंदगी ले भी सकता है, तो हमें न्यूक्लियस पढ़ना है। ओके, तो 1930 तक हमें ये भी पता लग चुका था कि एटम के में सेंट्रली लोकेटेड जो न्यूक्लियस होता है वहां पे एटम का 99% से ज्यादा मास प्रेजेंट होता है। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एटम्स के डिफरेंट एटम्स के मासेस को कंपेयर करना चाहा। जैसे कि यहाँ पे मैंने हीलियम के एक एटम जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, उनको हाइड्रोजन के 2 एटम जिसमें एक प्रोटॉन होता है, उससे मैंने कंपेयर किया था। व्हाट डिड आई फाइंड कि हीलियम अभी भी भारी था। तो मैंने 2 और हाइड्रोजन एटम रखे, तो व्हाट डिड आई फाइंड कि नाउ द हीलियम एटम इज गेटिंग बैलेंस बाय 4 हाइड्रोजन एटम। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये एक्स्ट्रा क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होना चाहिए। दैट इज द रीजन हीलियम का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से बैलेंस हो रहा है। तो इस फील्ड में सबसे पहले आए वॉल्टर बुद्धे और उनके असिस्टेंट हर्बर्ट बैकर। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पोलोनियम लिया। पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। 90s के टाइम में जितने भी साइंटिस्ट थे उनके लिए ये अल्फा पार्टिकल वाज लाइक अ आईफोन। आज जैसे कि हर जने को आईफोन चाहिए, उस समय के साइंटिस्ट को सब लोगों को अल्फा पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट करना था, तो इन्होंने भी किया। इन्होंने पोलोनियम में से देखा अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। उन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने लाइट न्यूक्लियर मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन हल्के मास वाले न्यूक्लियर के ऊपर बम्बार्ड कराया। व्हाट डिड दे नोटिस कि उनमें से कुछ रेडिएशंस निकली, ठीक है, एंड व्हाट डिड दे कंक्लूड कि ये रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर थी वो गामा रेज से भी ज्यादा थी, बट एट द सेम टाइम दे वर न्यूट्रल लाइक गामा रेज, क्योंकि ऊपर नीचे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करी तो दे डिडंट गेट डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से एक्साइटेड होके मैडम क्यूरी की डॉटर एरन क्यूरी और उनके हस्बैंड ने भी इस फील्ड में काम किया और इसी एक्सपेरिमेंट में आगे उन्होंने इस रेडिएशन को एक हाइड्रोकार्बन वैक्स, पैराफीन इज अ फैंसी नेम ऑफ वैक्स, हाइड्रोकार्बन के ऊपर ये रेडिएशंस पास करी। तो व्हाट डिड शी नोटिस कि उसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले प्रोटॉन निकलने लग गए। दे नॉक आउट द प्रोटॉन विद अ वेरी ह्यूज एनर्जी।
बट ये सब लोग कुछ कंक्लूजन नहीं दे पाए थे। इसी समय पे इनकी स्टडीज जो थी उनको चैडविक देख रहे थे एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड। तो चैडविक ने इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि ये जो रेडिएशन है, दीज रेडिएशंस आर नॉट लाइक गामा रेडिएशन। वाई? बिकॉज जो गामा रेडिएशन के पार्टिकल्स होते हैं फोटोन, वो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि जैसे कि पॉपकॉर्न बहुत ही लाइट होता है, मैं पॉपकॉर्न को कितनी भी एनर्जी दे दूं, क्या वो मेरी ग्लास विंडो में को शैटर कर सकता है, तोड़ सकता है? तो इसी तरीके से अगर ये रेडिएशंस गामा रेडिएशन होती तो इनका मोमेंटम इतना तेज नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता कि ये एक प्रोटॉन को नॉकआउट कर सके। तो उन्होंने बोला कि ये गामा रेडिएशन तो नहीं है, these are some other particles, and finally he gave them the name as neutron। और उन्होंने ये भी कंक्लूजन दिया कि ये न्यूट्रॉन का खुद का मास भी है और उसका मास ऑलमोस्ट उन्होंने प्रोटॉन के बराबर बताया। ही सेड कि न्यूट्रॉन का मास होता है 1 और चार्ज होता है 0। तो 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी और 1935 में उनको नोबेल प्राइज मिला फॉर दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आप सब लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। लेट्स सी आगे कब कंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।